हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण विजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर में। जैसा कि हम लोग जानते हैं जेईई मेंस और नीट का एग्ज़ाम आने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कंटिन्यू वीडियो लेकर के आ रहा हूं। और उसी क्रम में आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, वो है मोशन ऑफ ब्लॉक ओवर ब्लॉक। ठीक, मतलब एक ब्लॉक के ऊपर आपने दूसरा ब्लॉक रख दिया है, ठीक है, और आपने फोर्स लगा दिया है, तो फिर उनके एक्सेलरेशंस या उनके बीच में लगने वाले फ्रिक्शंस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों, ये चूँकि फ्रिक्शन का टॉपिक है, ठीक है, तो अगर आपको इस टॉपिक का अच्छे से समझना है तो आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या है वो पॉइंट्स? सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन का काम होता है बच्चों रिलेटिव मोशन को अपोज करना। ठीक है, तो जब भी दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है तो वहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा और उस रिलेटिव मोशन की जो टेंडेंसी होगी बच्चों उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बच्चों, ये स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है और ये अपनी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यूएस इनटू एन के बराबर। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि अगर कोई दो सरफेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ठीक है, लेकिन उनमें चलने की टेंडेंसी है, मतलब रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा बच्चों वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक, और अगर मान लीजिए दो सरफेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रही हैं, मतलब उनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो वहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है बच्चों, जिसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन के बराबर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अब आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक मोशन ऑफ ब्लॉक ओवर ब्लॉक। तो आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये एक और ब्लॉक है, इसकी वैल्यू बच्चों 5 kg मान लीजिए और इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 kg, और ये जो सरफेसेस है मान लीजिए वो स्मूथ है, कहीं पर अभी कोई फ्रिक्शन मैंने नहीं लिया हुआ है, और मैंने बच्चों इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया मान लीजिए 40 न्यूटन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सिस्टम में जो ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलरेशन कितना होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं 5 kg और 10 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यही होता है। अब यहाँ पर अगर आप नेट एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे तो कितना है बच्चों, वो है 40, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है 5/10, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 40/15 मतलब 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नॉट? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कहाँ हमने गलती की है? तो देखिए बच्चों, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ठीक, अगर हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वहाँ हम गलती कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसको अप्लाई कैसे करते हैं हमें वो नहीं पता है। ठीक है, तो आपसे जो यहाँ पर गलती हुई है वो सेकंड वाली हुई है, मतलब हमें कॉन्सेप्ट तो पता है कि हाँ यार एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में टोटल मास ऑफ द सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप टोटल मास लिखते हैं तो हम उन सभी सिस्टम के मासेस का उन सभी जो सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका मास लिखते हैं जिनका कि एक्सेलरेशन सेम होता है। लेकिन आपको यहाँ पर किसने कहा कि इसका एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन सेम है? क्या हमें ये पता है पहले से? नहीं ना। तो अगर हमें ये नहीं पता कि इनका एक्सेलरेशन और इनका एक्सेलरेशन सेम है या अलग अलग है तो फिर हम डायरेक्टली सिस्टम के लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। बात समझ में ही कहाँ गलती कर रहे हो? ठीक है, तो फिर कैसे सॉल्व करें? तो आप इस केस में फिर इंडिविजुअल ब्लॉक को लेकर के सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए कि ये है 5 kg ब्लॉक और ये है बच्चों 10 kg ब्लॉक। ठीक, अब आप इन दोनों ब्लॉक्स को इंडिविजुअली इनका FBD बनाइए और फिर सॉल्व करिए। तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बच्चों? एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन
वर्टिकल में भी कुछ फोर्स लगेंगे, है ना, लेकिन मैं उन फोर्सेस को यहाँ नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे केवल हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसिडर करना है यहाँ पर केवल। ओके, अब इस ब्लॉक के ऊपर अगर आप देखते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है बच्चों 40 न्यूटन, जो कि इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स है फॉर 5 kg ब्लॉक। तो क्या मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? A1 इज इक्वल्स टू 40/5 मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? तो इसके ऊपर नेट फोर्स देख लीजिए। क्या इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल में कहीं कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, क्योंकि इनके बीच में कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, इसलिए इसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों। तो इसके लिए नेट फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल 0 है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन भी 0 है। ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आई? अच्छा, मान लीजिए अब मैं एक एग्जांपल आपको दूं सॉल्व करने के लिए। सपोज मैंने यहां पर एक फोर्स लगा दिया है 60 न्यूटन। अगेन ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? फिर से देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये फिर से गलत होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि अगेन हमें नहीं पता है कि यहाँ पर दोनों मास का एक्सेलरेशन सेम है या फिर अलग अलग है, इसलिए आप डायरेक्ट पूरे सिस्टम के लिए ये वाला तरीका यूज़ नहीं कर सकते हो। अंडरस्टूड? आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए सॉल्व करता हूँ, मान लीजिए, तो इस 5 kg के FBD में क्या कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। इस बार इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। इस 10 kg के लिए क्या कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? यस, 60 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस बार? नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में 10, मतलब कि आपका आंसर होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप कि ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ओके, तो इसको नोट करने के बाद अब हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए फिर से यही मैं ले रहा हूँ वापस ब्लॉक्स को। ओके, इसके ऊपर मैंने फिर से फोर्स लगा दिया बच्चों 40 न्यूटन, बट दिस टाइम दिस सरफेस इज नॉट स्मूथ। इसके लिए म्यूएस मान लीजिए बच्चों 0.5 है और इसके लिए म्यू के मान लीजिए 0.2 है, जबकि ये वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? बता सकते हैं? सोचिए एक बार। ओके, क्या मैं डायरेक्ट ये कर दूं, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 40 नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ना? इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा बच्चों तो इंटरनल फोर्स होगा, है ना? तो इंटरनल फोर्स हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं क्योंकि वो तो पेयर में होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू acceleration is equals to net external force upon my total mass of the system, that is 10 plus 5, तो it is equals to 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख दूं? नहीं, अभी नहीं लिख सकते हैं ऐसा। क्यों नहीं लिख सकते? इसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि इनका एक्सेलरेशन सेम होगा बच्चों या अलग अलग होगा, इसलिए अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या हम डायरेक्ट इस सिस्टम के लिए ये वाला लगा दें या नहीं लगाएं। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूँ? तो फिर कैसे सॉल्व किया जाए इस तरह की प्रॉब्लम को, कैसे पता करें कि इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक जो पूरा सिस्टमेटिक तरीका है जिसमें हम पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है, और थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है वो, ठीक है। और दूसरा तरीका जो कि थोड़ा छोटा तरीका है, ठीक है, लेकिन उसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बस। तो एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले इसको हम जो सिस्टमेटिक तरीका है उससे एक बार करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये 5 kg ब्लॉक है और ये वाला 10 kg ब्लॉक है। ठीक, अब इनका आप FBD बना दीजिए। तो इसके ऊपर बच्चों एक 50 लगेगा नीचे, है ना, इसका जो वेट होगा वो,
और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि 10 kg लगाएगा ऊपर की तरफ, इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों n। वहीं इसके ऊपर एक 100 जो इसका वेट होगा वो लगेगा, प्लस एक ये नॉर्मल लगेगा जो कि 5 kg इस पर लगा रहा होगा, और ये वाला ग्राउंड इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों n1। ये तो हमने अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिए हैं, ठीक है। अब ये वाला फोर्स क्या करेगा, इसको ऐसे चलाने की कोशिश करेगा, है ना। मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होगी, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, यस और नॉट। तो अगर ये वाला ब्लॉक के बीच में या इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, अगर वो इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन इसकी वजह से लगेगा वो कुछ ऐसे लगेगा, अपोजिट टू द मोशन, लाइक दिस। इसके अलावा इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है बच्चों 40 न्यूटन, जो कि हमने इधर लगाया हुआ है, ओके। अच्छा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके। अब आ जाते हैं 10 kg ब्लॉक पर। इस 10 kg ब्लॉक ने इस 5 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगाया पीछे, तो 5 kg ब्लॉक 10 kg ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगाएगा वो लगाएगा ऐसे आगे, ओके। यहाँ तक हमारा एफबीडी कंप्लीट हो गया है। मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन बच्चों a1 और इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए बच्चों है a2, ओके। देखो मैंने अभी तक इनको a1 a2 लिया है, सेम नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सेम है या अलग अलग है, अंडरस्टूड, ओके। तो इसका एक्सेलरेशन मैंने ले लिया है a1 और इसका एक्सेलरेशन मैंने ले लिया है a2। अब आप सबसे पहले वर्टिकल के लिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दें, क्योंकि ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल में चलेंगे, अगर चलेंगे तो वर्टिकल में नहीं चलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए वर्टिकल में इक्वेशन लगाता हूँ तो n इज टू आ जाएगा बच्चों 50, और अगर मैं इसके लिए वर्टिकल में इक्वेशन लगाता हूँ तो n1 इज टू आ जाएगा 100 प्लस n, और n की वैल्यू यहाँ पर 50 है इसलिए आ जाएगा 150। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल में न्यूटन की इक्वेशन लगाएं, है ना, हॉरिजॉन्टल में अगर आप न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करें बच्चों, तो क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए 40 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 5a1, और अगर आप इसके लिए इक्वेशन लगाते हैं तो क्या इक्वेशन बन रही है, देखिए f इज इक्वल्स टू 10a2। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अच्छा, अब बच्चों यहां पर देखिए, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास अननोन क्वांटिटीज कितनी है, a1, a2 और f। तो हमारे पास यहाँ 3 अननोन क्वांटिटीज हैं और इक्वेशंस कितनी हैं, मात्र 2। तो क्या 2 इक्वेशन की हेल्प से 3 अननोन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 अलग अलग केसेस कंसिडर करते हैं, ठीक है। कौन से 2 केसेस, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या आपको यहाँ तक पूरी पिक्चर क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब उन दोनों केसेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है बच्चों, देखिए मान लीजिए कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। सपोज अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम हुआ, इसका और इसका, तो बताइए इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं, लेकिन इनके बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, इसलिए इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तो फिक्स नहीं होती है, लेकिन क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होती है, हाँ बिल्कुल होती है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस वाले केस को अज्यूम करता हूँ तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक होगा, और उस स्टैटिक की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए एफएस मैक्स। मतलब अगर मैं ये लेकर के चल रहा हूं तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर मेरे पास ए भी निकल के आएगा और फ्रिक्शन भी निकल के आएगा। तो वो जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो इस वाली वैल्यू से कम होना चाहिए। बात समझ में, तभी तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक लग रहा होगा। अंडरस्टूड। अब ये एफएस मैक्स कितना है, तो देखिए बच्चों एफएस मैक्स की वैल्यू जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो होती है म्यूएस इंटू एन। अब यहाँ पर म्यूएस कितना है, 0.5 है, और बच्चों n कितना है यहाँ पर, देखिए n इज इक्वल टू 50, जो कि इन दोनों सरफेस के बीच में लग रहा है।
ये आ रहा है बच्चों 25। इसका मतलब अगर मैं ये मान करके चलता हूं तो ये होना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 क्या बोल सकता हूं मैं? देखिए, 40 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 5a एंड f इज इक्वल्स टू 10a। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप ऐसा करें, 5 + 6 कर दें। तो जैसे आप 5 + 6 करते हैं तो बच्चों यहाँ जाता है 40 इज इक्वल्स टू 15a। तो यहाँ से आपको देखिए a की वैल्यू मिल जाएगी, है ना? कितना आ रहा है देखिए a, तो a इज इक्वल्स टू आ रहा है 40/15 मतलब कि 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दीजिए। तो फ्रिक्शन कितना आ रहा है? देखिए, ये आ रहा है बच्चों 10 इंटू में 8/3 मतलब कि 80/3, और 80/3 मतलब कितना हो गया? तो ये हो गया लगभग 26 पॉइंट समथिंग। जबकि अगर ये कंडीशन आप मान रहे हैं तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए थी वो कितनी आनी चाहिए थी? 25, जबकि आ रहा है बच्चों 26 से भी ज़्यादा। अंडरस्टूड? इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये जो हमने अज्यूम किया है ये सही है गलत है? ये गलत है। तो सही कब होता? सही तब माना जाता जब यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू 25 से कम आ जाती। 25 से कम अगर आती तो मैं बोल देता कि हाँ यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये तो हो गया बच्चों केस नंबर 1। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है? तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। देखिए, ओके, नोटेड। चलो देखिए, दूसरा केस क्या है यहां पर? केस नंबर 2, मान लीजिए कि a1 और a2 इक्वल नहीं है, सपोज। अब अगर बच्चों a1 और a2 इक्वल नहीं है तो हमारे पास अभी भी इस इक्वेशन में अननोन कितने? 3 है। लेकिन अगर इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है तो क्या इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा? हाँ, बिल्कुल। और अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा होगा? काइनेटिक। और काइनेटिक की वैल्यू तो बच्चों को जानते हैं कितना होता है? म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है? 0.2, और एन यहां पर कितना है बच्चों? ये है 50। इसका मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो हो जाएगा यहां पर 10 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखिए इस इक्वेशन में अननोन कितने बचे? 2, और इक्वेशन कितनी है? 2, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे? 40 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5a1। तो यहां से a1 की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा क्या होगा? देखिए, f इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ a2। तो यहां से आपको a2 की भी वैल्यू मिल जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। तो ये दोनों केस आपको आई होप कि समझ आ गए होंगे। और ये हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, अननोन 3 थे, इसलिए हमको 1 बाय 1 दोनों केसेस को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ा। ठीक है, तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो ये आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले इनका FBD बनाएं, एक्सेलरेशन a1 और a2 मान लें, और फिर इनकी इक्वेशन लिख दें। उसके बाद उन दोनों केसेस को आप एक एक करके डिस्कस करें। डेफिनेटली उन दोनों में से कोई ना कोई एक ही आंसर आपका होगा। ओके, तो ये आपको क्लियर है? अच्छा, तो बच्चों ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड, ठीक है, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देता है। ओके, अब इसका दूसरा मेथड आप देखिए। ओके, तो मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों पहले, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों आप ये सोचो कि आपने फोर्स किस ब्लॉक पर लगाया हुआ है? इस ऊपर वाले पर, है ना? कितना? 40। लेकिन अभी हमने आंसर में देखा कि ये वाला ब्लॉक भी चल रहा है। कौन? 10 kg। तो इसको कौन चला रहा होगा? फ्रिक्शन, यस और नॉट? तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वही फ्रिक्शन इसको चला रहा होगा। अंडरस्टूड? अच्छा,
अब अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं, मान लीजिए कि ये दोनों के दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? साथ में। अगर साथ में चल रहे होंगे तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। यस और नॉट? अच्छा, अगर सपोज करो कि यहां पर मैंने एक फोर्स लगाया हुआ है, सपोज F, ओके, और अगर मैं इस F को बढ़ाता हूं तो ये F कर क्या रहा है? ये F इस ब्लॉक को इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में स्लाइड करवाने की कोशिश कर रहा है ना? मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कौन? ये F। तो जैसे जैसे आप ये F बढ़ाओगे तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो वो फ्रिक्शन चाहेगा कि ये दोनों ब्लॉक कैसे चलें? साथ में चलें, है ना? और जब तक ये साथ में चल रहे होंगे तब तक वहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा बच्चों, वो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जैसे जैसे आप इस F को बढ़ाएंगे, इनके बीच में रिलेटिव मोशन की जो टेंडेंसी होगी वो भी बढ़ेगी, और उसी टेंडेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको भी बढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टूड? वो कब तक बढ़ सकता है? जब तक कि इनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन ना हो जाए। अगर आपने यहाँ पर फोर्स फिर और बढ़ा दिया तो यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा था वो भी अब इसके बीच में रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, और उसके बाद इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होने लगेगी और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा। बात समझ में नहीं आता है? अच्छा, अब देखिए, तो हमने जो फोर्स इस क्वेश्चन में लगाया हुआ था वो था यहाँ पर 40 न्यूटन। ठीक, अब अगर ये 40 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया हुआ है तो ये दोनों के दोनों ब्लॉक, अगर मैं ऐसा मान लूँ कि साथ में चल रहे हैं, तो बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? बताइए, अगर दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो ये हो जाएगा बच्चों नेट एक्सटर्नल फोर्स जो कि 40 है अपॉन में टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना बच्चों? 40 10 + 5 दैट इज 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होगा। अच्छा, ये कब? जब दोनों साथ में चला, मैं ऐसा मान लेता हूं। ठीक है। अच्छा, अब आप सोचिए कि इसको कौन चला रहा है? जो इनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा वही चला रहा होगा, है ना? ये 10 kg है और यहां पर एक फ्रिक्शन लग रहा है F। ये फ्रिक्शन ही इसको क्या कर रहा होगा? एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो अगर मैं आपसे इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की कहूँ A', तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा F/10। ये होगा। अच्छा, अब आप क्या करें, इस A' की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, ये मानते हुए कि दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। तो अगर ये दोनों साथ साथ में चल रहे हैं तो फ्रिक्शन कौन सा? स्टैटिक। तो यहां पर आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन में मास इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो बताइए इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा तब तक ये दोनों साथ में चलते रहें। तो A' की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपको तब मिलेगी जब F मैक्सिमम होगा, और F की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है Fs मैक्स अपॉन में 10। और Fs मैक्स कितना है यहाँ पर बच्चों? ये है μs इंटू एन, दैट इज 0.5 इंटू में n कितना था? 50 अपॉन में 10। तो इसका मतलब इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चों ये आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस 10 kg के ब्लॉक का मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन हो सकता है वो हो सकता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो इन दोनों ब्लॉक्स को इस एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा, और ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 2.6 के समथिंग आ रही होगी। फिर से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों ब्लॉक को साथ में चलना है तो ये फोर्स इस सिस्टम को इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, लेकिन बेचारा ये जो नीचे वाला ब्लॉक है मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है? इतने से। इसका मतलब इस नीचे वाले ब्लॉक की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतने एक्सेलरेशन से चल सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये इस नीचे वाले ब्लॉक को अपने साथ नहीं चला पाएगा। बात समझ में? फिर से सुनिए, अगर इन दोनों को साथ में चलना है तो इस 40 न्यूटन ने बोल दिया कि आपको इतने एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा, लेकिन 10 kg के पास इतनी एबिलिटी ही नहीं है, इतना फोर्स ही नहीं कि वो इतने एक्सेलरेशन से चल पाए। बात समझ में आ रही है? तो वो 40 न्यूटन क्या करेगा? 5 kg को अपने साथ ले जाएगा और 10 kg को अपने साथ नहीं ले जाएगा, इसलिए इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। बात समझ में आई?
तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप पहले ये सॉल्व करके देख लें कि अगर इन दोनों को साथ में चलना है तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना होना चाहिए, और जिस ब्लॉक पर आपने फोर्स नहीं लगाया हुआ है, ध्यान से सुनिए, जिस ब्लॉक पर आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हुआ है, जो केवल फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, उस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। अगर ये वाला एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन से ज़्यादा आ जाए, ये वाला एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन से अगर ज़्यादा आ जाए तो साथ में चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे, तो फिर उनके बीच में रिलेटिव मोशन हुआ। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो इस सिस्टम के साथ में चलने वाले एक्सेलरेशन से कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साथ में नहीं चलेंगे, और अगर साथ में नहीं चलेंगे तो फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों, तो क्या मैं बता सकता हूँ 5 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा। देखिए ये 5 kg का ब्लॉक, इस पर आपने एक फोर्स लगाया हुआ है यहाँ पर 40 न्यूटन का, और जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, और इस काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो होती है म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू 0.2, एन की वैल्यू 50, तो ये आ जाएगा 10। इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा a1, वो a1 आ जाएगा कितना, 40 माइनस 10 अपॉन में 5, मतलब कि 6। इसी तरीके से आप 10 kg का भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। 10 kg पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 10 लग रहा होगा आगे, क्योंकि इसने इसके ऊपर भी 10 लगाया हुआ है। तो बच्चों इसका एक्सेलरेशन अगर मैं a2 मान लेता हूँ तो a2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10/10 दैट इज़ 1, और ये आपका आंसर होगा जैसा कि पहले भी आ रहा था। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये सब कुछ मुझे इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मुझे आपको बताना था। अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं इन सबको लिखता ही नहीं, मैं डायरेक्ट अपने माइंड में कैलकुलेशन करता और फिर इस पूरे को सॉल्व कर लेता। यकीन मानिए बहुत आसान मेथड है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से ध्यान से देखिए, और अगर इसमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट नज़र आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि इसी के ऊपर बेस्ड होगा। देखिए ओके, मैं डेटा वापस वही रख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इस क्वेश्चन में। मान लीजिए कि मैं अभी इसके ऊपर 60 न्यूटन का फोर्स लगा देता हूँ, और अब मैं आपसे पूछता हूँ बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए मैं अब फिर से इसको करने के 2 मेथड हैं। मैं अब फिर से सेकंड वाले मेथड को ही यूज़ करूँगा क्योंकि वो छोटा है, आसान सा है, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ता है। फर्स्ट वाले मेथड को आप आराम से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ओके, अब जो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसको ट्राई करें एक बार, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए ओके, देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप यह सोचिए कि अगर इस सिस्टम को साथ में चलना है तो इनका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। सोचिए, अगर इस सिस्टम को साथ में चलना है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। तो ये हो जाएगा नेट एक्सटर्नल फोर्स। देखो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, मुझे केवल एक्सटर्नल फोर्स से काम है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पर 60 है, ये वाला तो स्मूथ है, अपॉन में टोटल मास ऑफ द सिस्टम 10 + 5, ये हो जाएगा बच्चों 4 मीटर/सेकंड²। ये वो एक्सेलरेशन है जिससे कि अगर ये दोनों साथ में चलते हैं तो इतने एक्सेलरेशन से चलेंगे। अंडरस्टूड? अच्छा, अब आप सोचिए इस ब्लॉक के बारे में, इसको कौन चला रहा है? फ्रिक्शन, जो इन दोनों के बीच में लग रहा होगा, ठीक। तो अगर आप इस 5 kg के बारे में सोचें तो ये 5 kg का ब्लॉक है, इस पर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो क्या मैं बता सकता हूं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ये हो जाएगा बच्चों Fs/5, ठीक। इसको मैं a' बोल देता हूं, ये इसका एक्सेलरेशन है। तो अब इस a' का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब ये मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है वो देख लेते हैं, ठीक है। वो कितना होगा? तो a' का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो तब आएगा जब इस Fs की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और Fs की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है μs × n अपॉन में 5। μs कितना दिया हुआ है? दोनों सरफेस के बीच में 0.5 है,
और n की वैल्यू इन दोनों के बीच में कितनी थी, हमने पिछले क्वेश्चन में FBD इसका बनाया हुआ है, तो वो थी 50/5। तो इससे 10 टाइम्स कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है 60 न्यूटन, इसने कंडीशन रखी हुई है इन दोनों ब्लॉक्स पर कि अगर आप दोनों को साथ में चलना है तो इतने एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा। तो ये वाला जो 5 kg का ब्लॉक है, ये अपनी एबिलिटी को चेक करता है कि क्या मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं इतने एक्सेलरेशन से चल पाऊँ। तो इसने अपनी कैपेसिटी चेक की और वो आ रही है 5। इसका मतलब ये मैक्सिमम 5 से चल सकता है, जबकि यहाँ जो इसको चलना है वो कितने से चलना है, मात्र 4 से चलना है। तो क्या ये चल पाएगा? यस। इसलिए इस क्वेश्चन में ये दोनों साथ में चलेंगे, अलग अलग साथ में, और आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों A1 = A2 = 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। कुछ बात यहाँ पर समझ में आई? ओके, इसको नोट करिए, फिर मैं आपको इसका थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए देखिए ये 5 kg अगेन, ये 10 kg है बच्चों। और सपोज हमने यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया इस पर, सपोज दैट 60 न्यूटन, ठीक है। और ये वाला जो सरफेस है इसका म्यू आपको दिया हुआ है 0.5, इसका म्यू दिया हुआ है 0.2, ठीक है। अब देखो आपको इस सरफेस का म्यू दिया हुआ है, दोनों म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दिए हुए हैं, तो जब भी ऐसा होता है तो आप दोनों को सेम मान करके चलें। मतलब इस सरफेस के लिए म्यू एस भी इतना है और म्यू के भी इतना है। वहीं अगर आप इस सरफेस के लिए देखें तो इसका म्यू एस और म्यू के दोनों 0.2 है, ठीक है। अगेन आपको बताना है कि इनका एक्सेलरेशन कितना होगा। 5 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं बच्चों, इनका FBD बना लेते हैं, है ना। देखो ये 5 kg है और ये वाला 10 kg है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर एक 60 न्यूटन लग रहा होगा, इधर एक फ्रिक्शन लगेगा इस पर पीछे, इसको मैं F1 बोल देता हूँ। इस पर एक डाउनवर्ड इसका वेट लगेगा 50, एक अपवर्ड नॉर्मल लगेगा जो कि ये लगाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों N1। इसी तरीके से इस पर एक 100 इसका वेट लगेगा नीचे, प्लस एक N1 लगेगा जो कि ये वाला ब्लॉक इस पर लगाएगा, और एक N2 लगेगा जो कि ये नीचे वाला सरफेस इसके ऊपर लगा रहा होगा। इसके अलावा एक फ्रिक्शन जो कि 10 kg ने 5 kg पर पीछे लगाया हुआ है, तो 5 kg 10 kg पर आगे लगाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ F1, ठीक। इसके अलावा एक और फ्रिक्शन लगेगा जो कि इस पर पीछे की तरफ लगेगा, इसको मैं बोल देता हूँ F2, और ये F2 इस सरफेस ने इसके ऊपर लगाया हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो वर्टिकल के इक्विलिब्रियम से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ बच्चों कि जो N1 होगा वो 50 होगा, और जो N2 होगा वो 100 + N1 मतलब कि 150 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि F1 अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो क्या मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकता हूँ? यस बिल्कुल, म्यू N2 में N1। क्या मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकता हूँ जो इनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा? बिल्कुल, म्यू दैट इज़ 0.2 N2 में N2 दैट इज़ 150। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब देखिए, अब इस क्वेश्चन और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया बच्चों, इसमें क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं पहले। देखो इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में डिफरेंस इतना सा है कि वहाँ पर ये वाला सरफेस जो था स्मूथ था, है ना, मतलब इस सरफेस का कोई अपोजिशन नहीं था इस ब्लॉक के मोशन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये वाला सरफेस भी इसके ऊपर कुछ फ्रिक्शन लगाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि 60 न्यूटन जब इसको चलाएगा तो इनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन इसको चलाने की कोशिश करेगा,
और जब वो इसको चलाएगा तो ये वाला जो फ्रिक्शन होगा वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब आप सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर ये चेक करें कि क्या ये वाला ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। क्योंकि देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया है वो इसके ऊपर लगाया हुआ है। किस पर? 5 kg पर। आपने इसके ऊपर थोड़ा ना फोर्स लगाया हुआ है। इसको तो फ्रिक्शन चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर दूसरा एक और फोर्स है जो कि रोकने की कोशिश कर रहा होगा। देखो ये चलाने वाला और ये रोकने वाला। अंडरस्टूड? तो अगर इस ब्लॉक को चलना है तो ये मस्ट है कि F1 दैट इज ड्राइविंग फोर्स जो होना चाहिए वो अपोजिंग फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। यस और नॉट? तो बच्चों यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है और अपोजिंग फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम कितना हो सकता है वो निकाल लें। तो अगर मैं इनके बीच में लगने वाले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे। F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 0.5 दैट इज म्यू इनटू में N1 है ना। N1 यहाँ पर आ रहा है 50, तो F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25 न्यूटन। वहीं अगर आप F2 की मैक्सिमम वैल्यू देखें वो कितनी आ रही है? देखिए ये आ रहा है 0.2 इनटू में N2 दैट इज 150, तो ये आ जाएगा बच्चों 30 न्यूटन। इसका मतलब इस ब्लॉक जब आप इस पर 60 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कोशिश करेगा कि ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक साथ में चले, और इसी क्रम को रखते हुए वो अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा। कब तक बढ़ाएगा? जब तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू ना पहुंच जाए। कितनी? 25। तो ये वाला फोर्स तो चाहता है कि ये दोनों साथ में चलें, और यहाँ जो ये फोर्स लग रहा है ये चाहता है कि ये इसके साथ रुका रहे। तो यहाँ पर चलाने वाला मैक्सिमम कितना हो सकता है? 25। रोकने वाला मैक्सिमम कितना है? 30। चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों इस वाले का एक्सेलरेशन जो होगा वो तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि वो 0 आएगा। अच्छा, अंडरस्टूड? अब आप इसके बारे में सोचिए। इसको चलाने वाला कितना? 60 है ना, देखिए। और इसको रोकने वाला मैक्सिमम कितना? 0.5 इंटू में 25, तो सॉरी 0.5 इंटू में 50 दैट इज 25 न्यूटन। तो इसको चलाने वाला है 60 और रोकने वाला है मैक्सिमम 25। तो क्या ये चलेगा? यस, ये चल जाएगा। और अगर ये चलेगा लेकिन ये तो नहीं चल रहा है, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा होगा? काइनेटिक होगा। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि 5 kg का एक्सेलरेशन बताइए, तो 60 न्यूटन इधर और यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। कितना होगा? A1 इज इक्वल टू 60 माइनस में Fk1 डिवाइड बाई 5। अब 60 माइनस Fk1 मतलब म्यू के इंटू N1। म्यू के यहाँ पर इस सरफेस का अलग से नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप इसको अगेन 0.5 मान लीजिए। इनटू में N1 बच्चों यहाँ पर 50 होगा, अपॉन में 5, तो 60 माइनस 25 दैट इज 35, और 35 अपॉन 5 मतलब 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। आप चाहें तो इसको उस लेंदी मेथड से भी करके देख सकते हैं, अगेन आपका सेम आंसर आएगा। तो आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ना, बट कॉन्सेप्ट अभी भी वही है ना। मुझे यहाँ पर ये भी चेक करना पड़ा कि यार ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो ये वाला जो ब्लॉक था जिस पर आपने फोर्स लगाया हुआ था वो इसको छोड़ करके निकल गया, है ना, क्योंकि आपने तो फोर्स इसके ऊपर लगाया हुआ है, तो वो तो जा सकता है इसको छोड़ करके। ओके, अब इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए, हाँ, आप उस दूसरे मेथड से इसको जरूर एक बार प्रैक्टिस करें, है ना, आंसर सेम ही आएगा, याद रखिए। अगेन मैं वैल्यूज़ को सेम रख रहा हूँ। ये 5 kg है, ये 10 kg है।
और आपने यहाँ पर एक 60 न्यूटन का फोर्स लगा दिया बच्चों, ठीक। यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.5 है और यहाँ पर म्यू की वैल्यू बच्चों 0.2 है। बताइए एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg कितना और एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg कितना, बताइए। सॉल्व कर सकते हैं इसको, जस्ट एक बार ट्राई करिए। ओके डन। चलिए देखिए, अब देखो बच्चों इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पर कि पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। कि लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था बच्चों कि हमने चेक किया था कि यार ये वाला ब्लॉक चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, है ना। तो हमें पता चला कि इसका ड्राइविंग फोर्स ही कम है इस वाले अपोजिंग फोर्स से, इसलिए नहीं चल पा रहा था, है ना। अच्छा, अब इस वाले प्रॉब्लम में क्या होगा तो देखिए, तो हमें पिछले वाले क्वेश्चन में पता चला कि यार ये नहीं चल रहा था लेकिन ये तो चल दिया था। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स इसके ऊपर लगाया हुआ था, ठीक है। तो इस ब्लॉक को फिर इस ब्लॉक से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अगर मान लीजिए आपने फोर्स इसके ऊपर लगाया हुआ है तो इस वाले केस में ऐसा नहीं हो सकता है कि ये ना चले और ये चल जाए, क्योंकि आपने इस बार जो फोर्स लगाया वो इसके ऊपर नहीं लगाया हुआ है, आपने इसके ऊपर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ये तभी चल सकता है जब ये चलेगा, अंडरस्टूड। तो साथ में चलेंगे अलग अलग वो सब बात की बात है, पहले तो आप ये चेक करें कि सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा, अंडरस्टूड। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि साथ में चलेंगे या फिर अलग अलग चलेंगे, अंडरस्टूड। तो चलिए देखते हैं सिस्टम के ऊपर क्या हो रहा है। तो फिर से आप इनका पहले सिस्टम के बारे में सोच लीजिए। सिस्टम का ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर कितना है 60, और सिस्टम का जो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है वो कितना है, देखिए 5 kg 10 kg, इसके ऊपर 60 न्यूटन इधर है और यहाँ पर 50 नीचे लग रहा होगा इसका वेट। एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पर ऐसे लगेगा, इसके ऊपर एक 100 नीचे लगेगा प्लस एक N1 नीचे लगेगा और एक N2 लगेगा बच्चों ऊपर, ठीक। अच्छा, अब इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसे पीछे की तरफ, जो कि कितना होगा यहाँ पर इसको मैं F2 बोल देता हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब एक और फ्रिक्शन लगेगा जो कि इनके बीच में लग रहा होगा, है ना, वो सिस्टम का इंटरनल फ्रिक्शन होगा। तो इसको मैं F1 यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं F1 यहाँ लिख देता हूँ, ओके। आप इस सिस्टम के बारे में सोचिए, इस सिस्टम को चलाने वाला फोर्स कितना 60 न्यूटन और मैक्सिमम रोकने वाला कितना। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर ये नहीं चेक कर रहे कि साथ में चलेंगे अलग अलग, वो बाद में चेक करना है। पहले आप ये देखें कि ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या हुआ था कि अगर ये नहीं चल रहा था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये चल दे रहा था। लेकिन इस बार अगर ये नहीं चला क्योंकि आपने फोर्स ही इसके ऊपर लगाया हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि आपने फोर्स इसके ऊपर लगाया हुआ है तो फिर ये कैसे चल सकता है बिना इसके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जरूरी है कि पहले ये चले उसके बाद फिर ये चलेगा। बात समझ में आ रही मेरी जो मैं कह रहा हूँ, ओके। इसलिए हम पहले ये चेक करें कि क्या ये सिस्टम चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो अगर इस सिस्टम को चलना है तो देखिए जरूरी क्या है कि सिस्टम का जो ड्राइविंग फोर्स है वो सिस्टम को रोकने वाले फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो सिस्टम का ड्राइविंग फोर्स बच्चों यहाँ पर कितना है 60 न्यूटन, और सिस्टम को रोकने वाला जो फोर्स कितना है वो निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा F2 का मैक्सिमम वैल्यू, और F2 का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो हो जाएगा 0.2 इंटू में 100 प्लस N1, और 100 प्लस N1 मतलब 150, तो ये आ जाएगा बच्चों 30 न्यूटन। अब आप सोचिए कि सिस्टम को चलाने वाला 60 न्यूटन है, सिस्टम को रोकने वाला मैक्सिमम 30 न्यूटन है, तो क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? डेफिनेटली चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चेक करते हैं कि ये साथ में चलेंगे या फिर अलग अलग चलेंगे, अंडरस्टूड। अब साथ में चलेंगे अलग अलग चलेंगे तो उसके लिए बिल्कुल वही प्रोसीजर जो आपने पहले यूज़ किया था, ठीक है। आप इस 5 kg के बारे में सोचिए। देखो यहाँ तक आपको क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या पता किया कि सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि ये दोनों साथ में चलेंगे या फिर अलग अलग चलेंगे। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया जो अपन ने पहले किया हुआ है कि ये दोनों साथ में चलेंगे अलग अलग। तो उसके लिए आप पहले ये चेक कर लें कि अगर इन दोनों को साथ में चलना है तो बताइए इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए साथ में चलने के लिए। तो अगर दोनों साथ में चल रहे हैं
तो सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना 60 माइनस एक्सटर्नल फोर्स एक और कितना लग रहा है, देखो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो सिस्टम का इंटरनल फ्रिक्शन होगा, और इंटरनल फोर्स को अपन यहाँ नहीं काउंट करते हैं, हम केवल एक्सटर्नल को लेते हैं। तो एक्सटर्नल जो इनके बीच में लगेगा, और यहाँ पर अगर ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक होगा, और काइनेटिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 इंटू में n जो यहाँ पर लग रहा होगा, और यहाँ पर n कितना है n2 जो कि 100 प्लस n1 के बराबर होगा, और 100 प्लस n1 मतलब 150 हो जाएगा अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देखो हम दोनों को साथ में चला रहे हैं इसलिए हमारा सिस्टम ये है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए हम पूरा इसका मास लिख देंगे यहाँ पर 10 प्लस 5। तो बच्चों ये हो जाएगा 60 माइनस 30 दैट इज 30 अपॉन में 15, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल लिया है कि अगर इन दोनों को साथ में चलना है तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। अब आप ये चेक कर लो कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। देखिए इसका अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हो a डैश, तो वो a डैश कितना आएगा बच्चों f1/5 यही आएगा। अब इस f1 की मैक्सिमम वैल्यू जब भी होगी उस समय इसका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकालने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है। तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू में n दैट इज 50 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर इन दोनों को साथ में चलना है तो चाहिए कितना 2। इसके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन की एबिलिटी कितनी है 5। तो क्या ये 2 से चल सकता है? हाँ बिल्कुल चल सकता है। इसलिए सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो देखो इसमें केवल ये वाला स्टेप डिफरेंट है, बाकी जो हम कर रहे हैं वो तो वैसा का वैसा ही है। तो जब भी यहाँ पर फ्रिक्शन दिया जाए आप सबसे पहले यही चेक करें कि क्या ये सिस्टम चलने लायक है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया हुआ है तो फिर ये इसको छोड़ करके नहीं जा सकता है। ओके, तो इसको भी आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो उससे ट्राई करके देख लीजिए एक बार, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पहले भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। ओके, और मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है, उसको ट्राई करिए और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ठीक है। ये 10 kg अगेन, ये 5 kg है और हमने इसके ऊपर 60 न्यूटन लगा दिया है। यहाँ पर म्यू इज इक्वल्स टू है बच्चों 0.5 और यहाँ पर म्यू इज इक्वल्स टू है 0.1। एक्सेलरेशन बताना है आपको कितना होगा दोनों ब्लॉक्स का। आप दोनों मेथड से इसको ट्राई करके देखिए, ठीक है, और आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, तो ये एक और टॉपिक है मोशन ऑफ ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ठीक है। तो इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो 3 ब्लॉक वाले क्वेश्चंस, 4 ब्लॉक वाले क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। ओके, लेकिन जनरली जो एग्ज़ाम में जो टाइम लिमिट होती है ना, उसके हिसाब से 2 ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। ओके, तो इसको अच्छे से समझिए और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर आए हुए हैं आप उनको एक बार प्रैक्टिस करिए। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।